और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य महानुभाव और अतिथियों का, राष्ट्र की कामनाओं को सबका विकास मंत्र की वर्षा से साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश के पूरब में पधारे हैं। इस बात में परम आस्था रखते हुए कि समृद्धि का सूरज अगर पूरब में उदित होगा तो उससे देश भर में उजियारा होगा। सूरज नए क्षितिज चमकीले, इस सदी के अब चावल पीले, तम के घेरे तोड़ेंगे हम नई उजास लिखेंगे, उजियाले पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। कहते हैं कि मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन शॉल से करने के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान से। हम माननीय केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय राज्यपाल बिहार श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी का अभिनंदन शॉल से करें। हमारा निवेदन है माननीय केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पीयूष गोयल से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत शॉल से करें। अब उजियालों की शुरुआत होगी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से, बढ़ेगी बिहार के विकास की रफ्तार रेल लाइन और यात्री रेलों के शुभारंभ से। आईआईटी पटना बिहार का होगा एकदम नया अवतार, उसे मिलेगा आधुनिकता का उपहार और ऊर्जा गंगा में नहा के बिहार भूमि और भी धन्य हो जाएगी। अब हम माननीय केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, मंत्रिपरिषद के अन्य सम्मानीय सदस्य रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा, पेयजल स्वच्छता राज्य मंत्री मित्रवर रामकृपाल यादव, दोनों सदनों में विपक्ष के सम्मानीय नेता श्री सुशील कुमार मोदी, श्री नंदकिशोर यादव और पटना साहिब के सम्मानीय लोकसभा सांसद आदरणीय श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सबों को नमस्कार। आज बिहार की इस धरती पर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हमें बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। भारत का मान, भारतीयों का मान भारत में बढ़ा है, भारत और भारतीयों का मान दुनिया में भी बढ़ा है। ये विकास की गाथा शुरू हुई है। आज एक ऐतिहासिक अवसर है कि बिहार में विकास का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। आपने सुना, एक साथ दीनदयाल ग्रामीण योजना ताकि गांवों में बिजली प्रामाणिकता से जाए, जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन ताकि ऊर्जा की गंगा पूर्वी भारत और बिहार में बहे, आईटीआई के 8 नए आईटीआई का पहला नया कैंपस पटना में, इंक्यूबेशन सेंटर आईटी विभाग का ताकि गरीबों के लिए नए नए मेडिकल इक्विपमेंट्स बने, वो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना, और नई नई रेल, ये सौगातों के साथ
प्रधानमंत्री जी आज आप यहां आए हैं। आपकी अगुवाई में भारत सरकार के सारे विभाग बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। क्या कृषि, क्या रेल, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या स्वास्थ्य, क्या सूचना संचार पोस्ट, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सारे विभाग सक्रिय हैं। कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया है, संसद में, कि बिहार में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, समस्तीपुर में, पूर्णिया में और सारण में। हमारे आईटी विभाग की ओर से बीपीओ की योजना अंतिम स्वीकृति दे दी गई है। बिहार में, बिहार के नौजवान, यहाँ कई नौजवान हैं, बेंगलोर में, बाकी जगह काम करते थे। पूरे बिहार में हम 44 नए बीपीओ कॉल सेंटर खोलने जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर उसका हम अखबार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, ताकि बिहार में कहाँ खुलना है सेलेक्ट करें, बिहार के नौजवानों को बिहार में जगह मिले। बिहार के विकास के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बनने के पहले आपने कहा था देश का विकास करना है तो पूर्वी भारत का विकास करना है, और पूर्वी भारत में बंगाल भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है और बिहार भी है। और ये बात जानने लायक है कि इसमें कहीं हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड में अभी कुछ महीनों पहले आई है। हो सकता है आगे और बदलाव हो सकता है, लोकतंत्र में बदलाव होता रहता है, लेकिन आपने ये विकास राजनीति से ऊपर उठकर देखा है। राजनीति के तराजू पर आपने कभी विकास को नहीं तौला, नहीं विकास को समुदाय की सीमाओं में बांधा, क्योंकि आपका संकल्प है सबका विकास, सबके साथ, राजनीति से ऊपर उठकर। यही हमारी संकल्पना है। प्रधानमंत्री जी, अंत में एक और बात कहना चाहूंगा। बिहार के लोगों ने आपको बहुत प्रेम दिया है और आपने भी बिहारियों को बहुत प्रेम दिया है। जो बिहारी बिहार में रहते हैं उनको भी प्रेम दिया है, जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में रहते हैं उनको भी प्रेम दिया है, और जो आपके गुजरात में रहते हैं उनको भी आपने प्रेम दिया है। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत झंझावात आए, लेकिन बिहारी अपने प्रेम के प्रति, आपके प्रति कभी विचलित नहीं हुए और आपका प्रेम बिहारियों के प्रति बढ़ता ही गया। आज उस बड़े संकल्प के साथ आपका केंद्र के मंत्री के रूप में और बिहार से होने के रूप में मैं विनम्र अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी राजनीति से ऊपर उठकर आपकी अगुवाई में यह संकल्प करें कि बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना है, हिंदुस्तान के प्रदेशों में आगे बढ़ाना है और बिहार की गरिमा को पुनर्स्थापित करना है, जहां प्रामाणिक सुशासन हो, क्रेडिबल गवर्नेंस हो, विकास हो, सबका साथ, सबके विकास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री रविशंकर प्रसाद। यूं तो बिहार के प्रदीप्त इतिहास का प्रभामंडल दुनिया को रास्ता दिखाता रहा है, पर अब वर्तमान भी रोशनी की कलम से बिहार की चमकदार गौरव गाथा लिखने को तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय नेतृत्व में ये है विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की पहल। ग्रामों को प्रकाशमय आशीर्वाद देने वाली दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ करने के लिए अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर ये शुभ शुरुआत करें। गांवों में बिजली का न होना ये तो यहां आम बात है। बिजली की कमी से कहीं लोग आगे नहीं बढ़ पाते तो कहीं खेत तरस जाते हैं बूंद बूंद के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारे गांव और खेत दोनों को बिजली मिलती है एक ही लाइन से, और वो भी कमजोर, जिसकी वजह से लाइन ओवरलोड हो जाती है और बार बार फेल हो जाती है। तो इतने बड़े देश की इतनी गंभीर समस्या का क्या कोई हल नहीं? हल था हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी सोच में, जो हमारे गांववासी और किसानों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव और खेतों में बिजली पहुंचाती लाइनों को अलग कर दिया जाए और मौजूदा संसाधनों को भी मजबूत बनाया जाए। उनकी इसी सोच का परिणाम है
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपयों के खर्च से देश के गांवों में घरों को मिलेगी 24 घंटे बिजली। किसानों को खेतों में पानी की कमी खत्म करने के लिए भी दी जाएगी पर्याप्त बिजली। आज पटना की पावन धरती से सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय शुभारंभ करने जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। अब देश के साथ बिहार में भी होगा उजाला, क्योंकि बिहार को आवंटित हो रही है 5800 करोड़ रुपए की विपुल राशि, जिससे राज्य के हर जिले में विद्युतीकरण होगा तेजी से। जब होगी विकास की तेज रफ्तार, तब बनेगा समृद्ध बिहार। माना रात अंधेरी है, अंधेरा घना है, लेकिन यारों दिया जलाना कहां मना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आइए अब हम उजाले से चलनशीलता की ओर चलते हैं। रेल बिहार रूपी शरीर में धमनियों का कार्य करती है, जिसमें संपूर्ण जीवन प्रवाहित होता है। इसी जीवन को प्रफुल्लित किया जाएगा नई शुरुआतों से, ताकि प्रगति की पटरी पर बिहार का जीवन दौड़ पड़े, बिना रुके, बिना थमे। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी के तेजस्वी नेतृत्व में रेल मंत्रालय भारत सरकार की एक गतिशील पहल। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय है कि कृपया दनियावा बिहार शरीफ नई रेल लाइन का अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन करें, रिमोट का बटन दबाकर। रेल बढ़े तो देश बढ़े। विशाल भारतीय रेल हमारे देश का इंजन है। बिहार का समाज हमेशा से चलनशील रहा है। यदि हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि पारंपरिक रूप से बिहार का ट्रेनों से लगाव बहुत पुराना है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 3 नए तोहफे बिहार को दे रही है। गर्व की बात है कि केंद्र सरकार दनियावा से बिहार शरीफ की 38 किलोमीटर लंबे रेलखंड को देश को समर्पित कर रही है, जिससे इस इलाके के लगभग 10 लाख लोगों को परिवहन का वैकल्पिक साधन मिलेगा और बिहार के इस क्षेत्र में विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। इससे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे राजगीर, नालंदा और पावापुरी पहुंचने में आसानी होगी तथा इससे औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक नई जान फूंकी जाएगी। इस खंड में राजगीर और फतुहा के बीच वाया दनियामा और बिहार शरीफ एक जोड़ी नई पैसेंजर रेल चालू की जा रही है। इससे इलाके के स्थानीय व्यवसाय को नई ताकत मिलेगी और वो सीमाओं का बंधन तोड़कर फैल सकेगा। पटना और मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की निरंतर बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पटना और मुंबई के बीच एसी सुविधा एक्सप्रेस शुरू किए जाने का विशेष प्रयत्न किया है। इससे व्यस्त सीजन में सीटों की अधिक उपलब्धता मिलेगी और बिहार के लोगों को सफर में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। लोगों को पूरे विश्वास के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भारतीय रेल की विशेषता है। केंद्रीय सरकार के जन केंद्रित विजन के अनुरूप भारतीय रेल अपनी कार्य प्रणाली को बदल रही है। और अब बिहार शरीफ स्टेशन से तैयार है ट्रेन। राजगीर बिहार शरीफ दनियावा फतुहा सवारी गाड़ी और उसे इंतज़ार है तो बस शुभारंभ का। हम माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया राजगीर बिहार शरीफ दनियावा फतुहा सवारी गाड़ी का शुभारंभ कृपया हरी झंडी हिलाकर करें। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी प्रदान करें। और ये देखिए, गाड़ी बिल्कुल तैयार है शुभारंभ के लिए, उसे उस पल का इंतज़ार है, पूरी सजधज के साथ गति पकड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ,
और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हरी झंडी दिखाई गई और अब राजगीर, बिहार शरीफ, दनियावा, फतुहा सवारी गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आपको बता दूं कि जो अभी लाइन जिसका शुभारंभ हुआ है वहां से भी हरी झंडी नजर आ गई। गुब्बारों से और फूलों से सज धज के साथ जैसे कि कोई उत्सव हो, और यहाँ के लोग भी बहुत ही उत्साहित हैं, खुश हैं, उमंग से भरे हुए हैं। जिस लाइन का अभी शुभारंभ हुआ, पटना से राजगीर की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और पटना राजगीर के बीच वाया फतुहा दनियावा एक अतिरिक्त रेल मार्ग खुल गया है। ये बिहार वासियों को सौगात है और ये चल पड़ी है गाड़ी अपने गंतव्य की ओर। चलनशील, लगनशील बिहार वासियों के लिए एकदम नई भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास की ओर बढ़ते कदम और गति पकड़ रही है गाड़ी। और इसके बाद हम इस रेलगाड़ी की शुरुआत के बाद अब हम पटना रेलवे स्टेशन से कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल, अभी हम किस स्टेशन में थे और अब हम पटना रेलवे स्टेशन में होंगे। और ये पटना मुंबई वातानुकूलित सुविधा एक्सप्रेस, उसका शुभारंभ होगा। उस सुखद पल का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि कृपया पटना मुंबई वातानुकूलित सुविधा एक्सप्रेस का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर करें और माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु प्रधानमंत्री जी को हरी झंडी प्रदान करेंगे। व्यस्त सीजन में बर्थ की उपलब्धता में वृद्धि और ये शुभ कर कमलों द्वारा शुरुआत हो चुकी है। हरी झंडी दिखाई गई और ये गाड़ी भी पूरी तरह से तैयार है। रंग बिरंगे गुब्बारों, खुशियों को संजोए अपने आप में ले चलेगी। फूलों की माला, उससे सजी हुई ये गाड़ी, जैसा कि मैंने बताया, ये है पटना मुंबई वातानुकूलित सुविधा। और व्यस्त सीजन में बर्थ की उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी इससे, और आरामदायक वातानुकूलित यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी अच्छी सौगातें बिहार वासियों को भेंट करने के लिए। और अब शिक्षा का सूरज। सैकड़ों साल पहले शिक्षा का सूरज नालंदा विश्वविद्यालय से ही उदित हुआ था, जिससे विश्व रोशन हुआ था। उसी परिपाटी से श्रद्धानत होकर परंपरा को आधुनिकता से जोड़कर एक नई बौद्धिक संपदा का उपहार दे रहे हैं आईआईटी पटना बिहार को। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में। और ये गाड़ी आगे बढ़ी और अगली जो शुभारंभ होने जा रहा है वो है माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि कृपया आईआईटी पटना के नए परिसर का लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर। देश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना पूरे देश में की गई है। आज आईआईटी पटना सहित सभी आईआईटी अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानार्जन के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। ये स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बेहतर कार्य और अभिनव सोच तथा नई संकल्पनाओं के अनुसंधान के केंद्र बन रहे हैं। इंजीनियरिंग नैपुण्यता के सफर में आईआईटी पटना नवीन संस्थान होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने इस संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में रुचि ली है। आईआईटी पटना के इस नए परिसर के पीछे शिक्षा की समृद्ध परंपरा और आधुनिक सोच के सम्मिश्रण की संकल्पना रही है। मानव विज्ञान, गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करना आईआईटी पटना का एक विशेष चरित्र है, जिससे कि किसी समस्या का समाधान सही सोच और सही तकनीक से किया जा सके और समाज को इसका अधिकतम लाभ मिले। पटना के पास बिहटा स्थित 500 एकड़ का ये परिसर शिक्षण की अत्याधुनिक प्रविधियों, विश्व स्तरीय शिक्षाविदों
और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नए इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत से आईआईटी पटना बिहार के छात्रों के लिए उद्यम संबंधी प्रेरणा का एक नया केंद्र बन गया है। इससे नए सॉफ्टवेयर पार्क शुरू करने और इस क्षेत्र में कई और उद्योगों को लगाने में रुचि लेने की पहल हुई है। अपने नए कैंपस और सुविधाओं से आईआईटी पटना बिहार में शिक्षा के क्षेत्र का अग्रदूत बन गया है और युवाओं के मन मस्तिष्क को रोशन कर यंग इंडिया के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। शिक्षा की आधुनिकता की ओर अब हम आपको ले चल रहे हैं। अब बिहार नमस्कार कर रहा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का नया इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना में। अब होंगे सस्ते मेडिकल उपकरण, क्योंकि भारत होगा माहिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक की डिज़ाइन करने में। अब हम डिज़ाइन करेंगे युवा उद्यमियों की नई उन्नति का रास्ता। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रज्ञावान नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की पहल। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारी विनती है कि कृपया आईआईटी पटना के नए इंक्यूबेशन सेंटर फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नागरिकों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार हमारी प्रोडक्ट तैयार हो। वो जो भाषा में समझता है, उस भाषा में प्रोडक्ट तैयार हो। जिस एज ग्रुप को एड्रेस करना है, उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो। 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट है। ये है हमारे प्रधानमंत्री के दीर्घदृष्टा विचारों में से एक विचार। एक छोटा सा आइडिया जो बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। एक विजन जो पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा दिखा सकता है। काबिलियत तो है ही हमारे देश के युवा में, बस थोड़ा भरोसा और हौसला मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित। क्यों? महंगाई। जब देश अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए इंपोर्टेड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर रहेगा निर्भर, फिर ये तो होना ही है ना। इसीलिए मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वित्तीय सहायता से आईआईटी पटना में स्थापित किया जा रहा है इंक्यूबेशन सेंटर फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स आइडिएट, इनोवेट, चेंज। 3,300 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में फैला यह सेंटर होगा अनेक अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित। आईआईटी पटना की तकनीकी विशेषज्ञता और स्टार्टअप्स की उद्यमशीलता के संवर्धन से अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बड़े पैमाने में दिया जाएगा प्रोत्साहन और कुछ ही सालों में भारत कर सकेगा विभिन्न स्वदेशी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण। देश के इनोवेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 50 नए हाई इंपैक्ट स्टार्टअप्स के निर्माण पर किया जाएगा ध्यान केंद्रित। अभी हाल ही में देश में विकसित किए गए हैं डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड और कैंसर डिटेक्शन के लिए लीनियर एक्सेलरेटर जैसे उपकरण, जो कि पहले दुगुने तिगुने दाम पे विदेश से आयात किए जाते थे। सिर्फ इन 2 उपकरणों से देश को कितना फायदा हो सकता है, तो सोचिए इस सेंटर की स्थापना से हमारे नागरिकों को कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दाम पर और उनकी जरूरतों के हिसाब से पहुंचाई जा सकेंगी। सच में एक छोटा सा आइडिया जो एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। इंक्यूबेशन सेंटर फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स आइडिएट, इनोवेट, चेंज।
ऊर्जा गंगा, आशाओं अभिलाषाओं से भरपूर बिहार का अब होगा अधिकार ऊर्जा की उमंग पर। उर्वरक कारखानों को जीवन मिलेगा, बिहार के किसानों को मिलेगी लहलहाती फसलें। गृहिणियों का खास ध्यान रखा गया है, उन्हें मिलेगी नल में पानी की तरह ईंधन गैस पीएनजी के द्वारा। तो फिर परोसिएगा बहनों लाड़ और दुलार। ऊर्जा से बढ़ेंगे रोजगार, सीएनजी और बिजली देंगे बिहार को तेज रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में ये है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत गेल की एक ऊर्जामयी पहल। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के प्रथम चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ करें। रिमोट का बटन दबाकर माननीय। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र आज पूरे देश में गूंज रहा है। केंद्रीय सरकार की गैस आधारित अर्थव्यवस्था के नवीन दृष्टिकोण से पूर्वी भारत भी अब देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी की नई गाथा लिखने को तैयार है। धान का कटोरा कहा जाने वाला भारत का ये हिस्सा अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई राह पर चल पड़ा है। बिहार अब भारत के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की गंगा इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी। 2050 किलोमीटर का ये एनर्जी हाईवे बिहार के लिए पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के स्रोत की सौगात लेकर आएगा। भारत सरकार इस ऊर्जा गंगा के लिए केवल बिहार में 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये पाइपलाइन राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगी और बिहार की 40% से अधिक जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस गैस नेटवर्क से इलाके के प्रमुख उद्योगों, खासकर उर्वरक कारखानों को मदद मिलेगी। बरौनी उर्वरक कारखाना फिर से चालू होगा और इसका खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। समाज के हर तबके के लोगों को ऊर्जा गंगा से लाभ होगा। उद्योगों को मदद करने के साथ साथ पाइप गैस से नागरिकों के रसोई में पानी जैसे ईंधन मिलेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी से गाड़ियां दौड़ेंगी तथा औद्योगिक व घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का भी उत्पादन होगा। दिलों में उम्मीद के रंग भरती बहती ऊर्जा गंगा है। खुशियां और मुस्कान लाए हर घर के आंगन में। ये ऊर्जा भरा निर्णय हमारा है। सारी सौगातें, विकास की बरसातें आप तक आई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बिहार के विकास रथ को नए लक्ष्यों तक पहुंचाने के शुभारंभ के लिए, बिहार की उन्नति और खुशी के नए मानदंडों और ऊंचाइयों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अब हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं कि कृपया हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, श्री सुरेश प्रभु जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री राम कृपाल यादव जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने साथी श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने प्रिय साथी श्री नंद किशोर यादव जी, इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित नेतागण,
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में पहली बार आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज आगमन के अवसर पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उद्घाटन किया गया है। मैं इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। IIT पटना ने काम 2008 से करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने एक बहुत ही उपयुक्त जगह IIT को काम प्रारंभ करने के लिए दी और उस समय जितने नए IIT का गठन किया गया था उसमें से बिहार में जो सुविधा दी गई IIT के काम प्रारंभ करने के लिए वह सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद इनकी 500 एकड़ ज़मीन की मांग थी। हम लोगों ने उस मांग को पूरा किया और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 500 एकड़ ज़मीन का योगदान IIT पटना के लिए किया और अब उसका अपना परिसर बनकर तैयार है। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक विनम्र सुझाव है कि 500 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ ये विशाल परिसर है, लेकिन अभी कुछ ही विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब चूंकि इनका परिसर विशाल है, मेरा विनम्र आग्रह होगा कि अब इसके ब्रांचेज बढ़ाए जाएं। जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर और फूड का विकास हो रहा है इस क्षेत्र का, और यह मांग तो सदैव रहेगी। जब तक लोग इस धरती पर हैं तब तक एग्रीकल्चर की, फूड की मांग रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसलिए उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इसके अलावे मेरा एक विनम्र सुझाव है कि इस IIT में प्योर साइंस की भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका भी कोर्स होना चाहिए और MBA की भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार आपदा प्रवण इलाका है। एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। भूकंप के दृष्टिकोण से भी पूरे बिहार को अगर आप देखें तो साइस्मिक जोन 5 और 4 में ये आता है। इसलिए भूकंप रोधी पर काम होना चाहिए। थोड़ा काम NIT पटना में हो रहा है, लेकिन IIT पटना में अगर यह काम हो और इसके अलावे जल विज्ञान पर, बांध पर भी इस IIT पटना में काम होना चाहिए। अगर इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो IIT पटना का लाभ बिहार की युवा पीढ़ी को और ज़्यादा प्राप्त हो सकता है, देश को इससे प्राप्त हो सकता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनक्यूबेशन सेंटर, जिसका एक हिस्सा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्यूबेशन सेंटर, आज आपने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है उसका 53% अपनी तरफ से योगदान दे दिया है। उसकी हम लोगों ने स्वीकृति कर दी है। एक बहुत अच्छी बात हो रही है गेल इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने की। ये जरूरी है, बहुत जमाने से हम लोग सुन रहे हैं। और 2013 के 23 अक्टूबर को गेल इंडिया के साथ बिहार सरकार का समझौता हो चुका था। और अब ये खुशी की बात है, जब श्री रामविलास पासवान जी केंद्र में केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे,
उस समय ही बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चालू करने की बात हुई और उसको चालू करने के लिए राज्य की सरकार ने जो उसके ऊपर बिजली का लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया था उस बंद उद्योग पर, इसको राज्य सरकार ने माफ़ कर देने का फैसला किया था कि वो बोझ राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी और तब से ये अटका पड़ा था। अब उसके निर्माण का कार्य शुरू हो, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। सिर्फ हम धर्मेंद्र प्रधान जी भी बैठे हुए थे, इनको मैंने कहा कि भाई प्रधान जी अब आप बिहार के ही हैं, इसलिए अभी जो 2 फेज में फेज 1 और फेज 2 में जितने जिले गैस पाइपलाइन से कवर्ड हो रहे हैं उससे लगभग 63% इलाके हमारे बचे रह जा रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब तो बिहार के ही हैं, वैसे भी उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत रहा है, तो आप इस पर ज़रा मेहरबानी करिएगा और जितनी जल्दी हो सके, काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद इसी बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी 63% इलाके में भी ये काम हो जाए। एक व्यक्तिगत अनुरोध हम करना चाहेंगे, सुरेश प्रभु जी से मैंने किया है, माननीय रेल मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तब रेल मंत्री के रूप में अनेकों बार आपके यहाँ जाने का, आपके साथ कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला था। तो ये जो दनियामा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो 2004 में चालू हो गया होता। लेकिन यह एक छोटा सा खंड है, मटेरियल मॉडिफिकेशन में हमने अप्रूव किया था। इसको जाना है बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए शेखपुरा और दूसरी तरफ दनियामा से दानापुर के बगल में नेवरा, ये पूरी रेल लाइन और ये पूरी जो रेल लाइन है वो क्यूल से दानापुर की लाइन का तीसरा लाइन है। ये डबल लाइन है, मेन लाइन है वो, लेकिन ये तीसरा लाइन है, इस पर यातायात बहुत बढ़ गया है। तो तीसरा लाइन बनाने के दृष्टिकोण से इसको मंजूरी दी गई थी और माननीय सुरेश प्रभु जी को मालूम होगा ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका रेट ऑफ रिटर्न 14.4% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत कम रेलवे प्रोजेक्ट का इतना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो मैं आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अब बाकी का जो खंड है दनियामा से नेवरा एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार शरीफ से शेखपुरा बरबीघा होते हुए उसको पूरा कर देंगे तो ये 3rd लाइन भी होगा और आज जो क्यूल से दानापुर की दूरी है उसमें कमी भी आएगी। ये 3rd लाइन है। इस दृष्टिकोण से मेरा विनम्र आग्रह है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी पहल है। आप सबको मालूम है कि बिहार में जो इवैक्यूएशन की क्षमता थी पावर की वो 1000 मेगावाट से कम थी और अब हमारी क्षमता बढ़कर 4500 मेगावाट की हो गई। और इस योजना के होने से और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो सब कुछ कर रही है, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उससे बिजली को पहुंचाने में सहूलियत होगी। और इस योजना के आने से, इसलिए इस योजना में, केंद्र प्रायोजित इस योजना में राज्य सरकार ने भी 40% का अंशदान दिया है और हम बहुत ही उत्सुक हैं। ये जितनी तेज़ी से काम होगा उतनी तेज़ी से बिहार में बिजली के संचरण और वितरण की प्रणाली और इम्प्रूव करेगी। मैं इस अवसर पर एक ही दरख्वास्त करूंगा, चूँकि हमारे पीयूष गोयल जी भी बैठे हुए हैं, बिजली मंत्री जी। देखिए, बिहार की अपनी परियोजना बरौनी की है, 250 मेगावाट की 2 योजना, उसके रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन का काम वर्षों से चल रहा है और उसके लिए हम लोगों ने एजेंसी तय की थी वेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। वो काम समय पर नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 बार उन्होंने काम पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने बदला है और अब तक वो पूरा नहीं हुआ। उसके बन जाने से बिहार में 500 मेगावाट बिजली का अपना उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि वेल के लोगों को, हम लोग तो कहते कहते थक गए,
अब एक ही आसरा आप हैं, आप उनको कहिए ताकि वो जल्दी पूरा करें। और एक इसी अवसर पर आग्रह है, आपने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, वह यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा करते हैं। अगर कोई समस्या राज्य के स्तर पर है उसके क्रियान्वयन में, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मेरा एक ही विनम्र आग्रह है कि कुछ राज्य की योजनाएं जो केंद्र की एजेंसियों के पास लंबित है, कृपा करके उसकी भी आप समीक्षा अगर कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें पूरी गति आ जाएगी और बरौनी जैसा जो बिजली का केंद्र है, जनरेशन प्लांट है, वो तेजी से चालू हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इन सारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो अपने स्तर से जरूर उठाएंगे। हमने मिल करके भी आपसे ज्ञापन भी दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात कर दिया है, सब चीज़ आपकी जानकारी में है। और हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको जानकारी, तो सब लोग मिल करके बिहार का जो कल्याण है वो करा दीजिए। हमारे नंदकिशोर जी बैठे हुए हैं, पथ निर्माण मंत्री थे, NH में 1000 करोड़ उसके उन्नयन में हम लोग लगा दिए, अभी तक वो पैसा लंबित है। तो ये सब चीज़ आप सब लोगों को मालूम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर आपकी नज़र है और आप जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और बिहार के लोगों के हित में, बिहार के विकास में आप जरूर उचित निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद माननीय श्री नीतीश कुमार जी। सम्माननीय प्रधानमंत्री, जनप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी सूरजमुखी बिहार की प्रगति को सूरज तक ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पूरब के प्रति आपकी चिंता और आपका स्नेह आपके भाषणों में ही नहीं बल्कि आपके हृदय और विकास कार्यों में भी साफ झलकता है। माननीय, विकास सूर्य के प्रकाश से बिहार सहित देश के हर वर्ग के हर घर आंगन को जगमगाने का जो पुण्य प्रण लिया है आपने माननीय, उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे सादर आग्रह है कि कृपया अपनी ऊर्जामयी वाणी में हम सबको संबोधित करें, शुभकामनाएं दें। बिहार के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ त्रिपाठी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान पीयूष गोयल जी, इसी धरती के संतान और मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ के सांसद श्रीमान शत्रुघ्न जी, राज्य विधानसभा के नेता श्रीमान नंदकिशोर जी, विधान परिषद के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहाँ अनेक शिलान्यास के और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। हम सब इस बात पर अब भली भांति समझने लगे हैं
कि विकास का कोई पर्याय नहीं है। अगर हमें गरीबी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें बेरोजगारी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें अशिक्षा से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें आरोग्य की सुविधाएं मुहैया करनी होगी, हमें विकास करना होगा। सब दुखों की अगर कोई एक दवाई है, वो दवाई है विकास। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों राज्यों के बीच भी विकास को लेकर एक स्पर्धा का माहौल बनता चला जा रहा है। राज्यों को लगने लगा है कि वो राज्य उस बात में मेरे से आगे निकल गया, अब हम कुछ कोशिश करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। आखिरकार देश आगे बढ़ाना है तो राज्यों के विकास से ही आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए देश के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के केंद्र हो या राज्य हो, सबने मिलकर के काम करना, काम को आगे बढ़ाना, ये आवश्यक होता है। विकास के कामों में राजनीति कितना नुकसान करती है, उसका ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से दिया। अटल जी के समय में जो काम 6 महीने मिलते तो पूरा हो जाता, उसको पूरा होते होते आज 2015 आ गई। और मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। अब राजनीति जो करते हैं करें, लेकिन नुकसान बिहार का हुआ, बिहार की जनता का हुआ। नीतीश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हमें विकास की यात्रा को निरंतर गति देना चाहिए। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आईआईटी है, लेकिन हमें यहां के आवश्यकताओं के अनुसार और यहां की क्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नया परिसर की क्षमता इतनी है, 500 बीघा भूमि है, ये होगा। और हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप क्लास फैकल्टीज हो, उनको भी भारत में लाया जाए, ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवश्यक है, जिस राज्य में आईआईटी है वहां जो आवश्यक है, उन विषयों को बल दिया जाए।
सिर्फ दिल्ली में बैठ करके योजनाएं बनाने का वक्त पूरा हो गया। अब तो राज्य के मन में जो भाव उठते हैं, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ही दिल्ली को भी ढलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ हो रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नजराना है। आईआईटी कॉम्प्लेक्स या इमारत से भी ज्यादा ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं ये इस बात से कन्विंस हूं, मैं जिस प्रदेश से आया हूं, लोगों ने परिश्रम किया होगा, परमात्मा ने कृपा की होगी, लक्ष्मी ने वहां जाना पसंद किया होगा, लेकिन ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है। यहां के नौजवान तेजस्वी हैं और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्विता है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्विता इस धरती पर है। और मुझे विश्वास है कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हम सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो भी एक विशेष मकसद से है। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर नाड़ी पकड़ लें, 4 सवाल पूछ लें और निर्णय नहीं होता है कि बीमारी क्या है, दवाई क्या दे। ढेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है, भांति भांति मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है, उसके बाद बीमारी तय होती है, उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है। पूरे हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ा है, इतने नए नए संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, और आज भारत को, गरीब व्यक्ति को इन साधनों को अगर मुहैया कराना पड़े तो विदेशों से लाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस पटना की धरती पर बिहार के मेरे नौजवानों की प्रतिभा को एक अवसर दिया जा रहा है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मैकेनाइज के साथ किस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर की नए विषयों का आविष्कार करें, उसका उत्पादन करें, ताकि हमारे गरीब से गरीब के लिए हमारे अस्पतालों में भारत में बने हुए उत्तम से उत्तम साधन तैयार हो, जिसका लाभ गरीब को मिले, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। और इसलिए ये इंक्यूबेशन सेंटर भले ही पटना की धरती पर बनने वाला हो, लेकिन वह हिंदुस्तान के गरीबों के आरोग्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक अहम कार्यक्रम बनेगा, ये मैं देख रहा हूं। आखिरकार विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल नहीं दिया गया तो हम बहुत पिछड़ के रह जाएंगे। बिहार में चाहे रेल हो, रेल हो, एयर हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े, इस पर हम बल दे रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद अधिकतम रेल मंत्री किसी राज्य ने दिए हैं तो बिहार ने दिए हैं। जमाने से जैसे ये रेल डिपार्टमेंट बिहार के लिए रिजर्वेशन है। रेल मंत्री तो मिले हैं, रेल देने का काम मैंने दिमाग में भरा पड़ा है, और मैं
रेल के माध्यम से बिहार के दूर सुदूर इलाकों को कैसे जोड़ पाऊं, मुख्य धारा में विकास की ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाऊं, इस दिशा में योजनाएं लेकर के आगे चल रहा हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। वैसे नीतीश जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कर दी है, उसी से मुझे समझ आता है कि इस प्रोजेक्ट का कितना महत्व है। नीतीश जी की बात सही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रोड का महत्व है, रेल का महत्व है, वैसे ही गैस ग्रिड का भी महत्व है। पूरी इकोनॉमी में गैस आधारित इकोनॉमी शेप ले रही है और गैस पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा महंगा खर्चीला नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कि एनर्जी के सेक्टर में गैस की उपलब्धि ये उस देश की पूरी इकोनॉमी को बदल देती है। बिहार की इकोनॉमी को बदलने का एक बहुत बड़ा ताकतवर प्रयास, गंगा तो हमारे पास है ही है, हम ऊर्जा गंगा को लेकर के आ रहे हैं आपके पास। गैस पाइपलाइन बिछाएंगे सैकड़ों किलोमीटर, और पटना में पाइपलाइन से घर घर गैस कैसे पहुंचे। जैसे हमारे घर में गृहिणी किचन में टैप चालू करते ही पानी आता है, वैसे ही टैप चालू करते ही गैस आ जाए, इसके लिए ये योजना है। और हर परिवार को ये पहुंचे। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से गैस आएगी, बड़ा महंगा कारोबार है, लेकिन एक बार अगर वो लग गया तो सालों साल तक यहां के जीवन को भी लाभ होगा और यहां के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमी में भी फायदा होगा। और जैसा नीतीश जी ने कहा कि बिजली का पैसा तक माफ कर दिया फर्टिलाइजर कारखाने का। और उस समय हमारे सुशील जी आया करते थे कि साहब ये हमारे से 300 करोड़ क्यों ले रहे हो, लेकिन फिर भी बिहार ने तकलीफ झेल करके भी इस काम को किया। वित्त मंत्री थे हमारे सुशील जी, कठिनाई होने के बावजूद भी किया। ये करने के बावजूद भी 10 साल बीत गए साहब, फर्टिलाइजर कारखाना चालू करने की किसी को याद नहीं आई। क्या गुनाह है बिहार का? बिहार के गरीब की जेब से पैसा निकाल करके यहां की सरकार ने तकलीफ होने के बावजूद ही दिया, लेकिन उसको रोक दिया गया। हमने तय किया है कि बिहार का ये हक है और ये फर्टिलाइजर का कारखाना चालू होगा और यहां के किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, ये काम हम करेंगे। बिहार जनता का या बिहार सरकार का कोई दोष नहीं था। बिहार की सरकार आगे आई थी, लेकिन काम रोक दिया गया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम भी पूरा होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को सस्ते में फर्टिलाइजर भी पहुंचेगा। इसका पूरा प्रबंध करके हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, विकास की इस अवधारणा में हमने ये भी हमेशा निरंतर प्रयास किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और हमारा मत है
कि राज्यों को अगर सहायता मिले, राज्यों को अगर अवसर मिले, तो देश को आगे बढ़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन जो कि लागू हुआ है, उसके कारण बहुत बड़ा लाभ राज्यों को हो रहा है। एक राज्य को हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो लाभ सभी राज्यों को हो रहा है। इसलिए कोई बिहार को कम मिला, अधिक मिला, या किसी और राज्य को कम मिला, अधिक मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी योजना है। आज स्थिति ऐसी है, एक जमाना था भारत के खजाने पूरा जो था राज्यों और केंद्र का, उसमें से 65-70% खजाना दिल्ली की सरकार की तिजोरी में रहता था और 30-35% सभी राज्यों की मिलाकर के तिजोरी में रहता था। हमने ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, कठिन काम लिया है सर पे, लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है, उसको पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, और वो 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिहार को, अगर 5 साल का फाइनेंस कमीशन का मैं देखूं, तो बिहार को 2015 से 2020 के दरमियान फाइनेंस कमीशन के द्वारा करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं। 4.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं, जो पहले सिर्फ बीते हुए समय में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला था। 1.5 लाख का 4.25 लाख करोड़ रुपया में, क्योंकि हम मानते हैं ये प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, पूरब में जब तक प्रगति नहीं होती है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, ये सारा हिंदुस्तान का पूर्वी भाग, ये जब तक विकसित नहीं होता है, ये भारत माता हमारी समृद्ध नहीं हो सकती है। और इसलिए बिहार का विकास, ये हमारा प्राइम एजेंडा है। पूर्वी भारत का विकास, ये हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकविध नई योजनाएं हम लेकर के आने वाले हैं, उसको पूरा करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हमारे कुछ साथियों से मैंने कहा है कि आप जाइए, शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। जैसे मुजफ्फरपुर सोनबरसा नेशनल हाईवे 77 किलोमीटर को डबल लेन करने का काम पूर्ण हो चुका है। करीब 600 करोड़ रुपया की लागत लगी है। पटना गया डोभी रोड को 4 लेनिंग का काम मंजूर हो गया है। करीब 1231 करोड़ रुपया की लागत है। पटना कोइलावर भोजपुर और भोजपुर बक्सर रोड का भी 4 लेनिंग का काम मंजूर हो चुका है। लागत है करीब 2012 करोड़ रुपया। भागलपुर बाईपास का काम मंजूर हो गया है, लागत है करीब 230 करोड़ रुपया। शिवहरी सीतामढ़ी जयनगर निरहिया रोड का भी सुधार मंजूर कर दिया गया है, लागत है करीब 701 करोड़ रुपया।
फतुआ हरनौत 12 रोड का काम मंजूर कर दिया है। लागत है करीब 590 करोड़ रुपया। इन सारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो इस सरकार ने ऑलरेडी मंजूर कर दिए हैं, लागत होती है करीब करीब 5000 करोड़ रुपया। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन चीजों का भरपूर उपयोग होना चाहिए और हम इसको करना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं यहां आया था। गांधी मैदान में बम धमाकों के बीच मैं भाषण कर रहा था। और उस समय मैंने कहा था, केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष पैकेज देंगे। और उस समय मैंने घोषणा की थी, चुनाव के पहले मैंने घोषणा की थी। मैंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपयों का पैकेज बिहार को दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं जब दिल्ली में बैठा, बारीकी से चीजों को देखा और मैं नतीजे पर पहुंचा कि मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है, बिहार को अगर मुझे उस ऊंचाई पर ले जाने में बिहार के साथ लेकर के चलना है तो 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। मैं आज उसकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं सही समय पर आकर के उसकी घोषणा करूंगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने आया, ताकि बिहार को विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और विकास की यात्रा तेज गति से आगे बढ़नी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है, जिन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है और भी हमारे मंत्रीगण के लोग आने वाले हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज यहां पर देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को मैंने बुलाया है पटना की धरती पर। अब इस कार्यक्रम के बाद उनके साथ बैठने वाला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना कहीं है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में है। बिहार में है, बंगाल में है, असम में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना इस इलाके में है। और इसलिए मैंने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को आज पटना की धरती पर बुलाया है। वो यहां बैठ करके विचार विमर्श करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में यहां के कृषि क्षेत्र को एक नई ताकत देने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं। मैं फिर एक बार बिहार सरकार का, बिहार की जनता जनार्दन का, यहां के मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की पुण्य धरा को अपनी वाणी का और विकास का आशीष देने के लिए। सुबह से ही आज बारिश हो रही थी, लेकिन इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वयं सूर्य देवता जैसे पधारे हों। बिहार वासियों की कृतज्ञता और भावना हम अर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह के रूप में मधुबनी पेंटिंग भेंट करना चाहते हैं। हम माननीय श्री रामविलास पासवान, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, आपसे निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बिहार की खास मधुबनी पेंटिंग भेंट करें स्मृति चिन्ह के तौर पर।
जी हाँ, ये सौगात भेंट बिहार वासियों की तरफ से। अब हम माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय राज्यपाल बिहार को स्मृति चिन्ह भेंट करें। दुनिया में मशहूर मधुबनी पेंटिंग। और अब हम श्री रामकृपाल यादव, माननीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री, आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री बिहार को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा निवेदन है माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान से कि कृपया आभार प्रकट करें। मैं पहली बार बिहार आने से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार की 5 विभागों की इस लोकाभिमुखी कार्यक्रम में आप आशीर्वाद किए, आपने कई प्रकल्पों को लोकार्पित किए, कई प्रकल्पों का आपने शुभारंभ किया। आपने जैसे ही वादा किया था, भारत तब तक विकसित नहीं हो पाएगी जब तक पूर्वी भारत अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा, बाकी हिस्से के साथ अपने को एक नहीं करेगा। मैं आभार प्रकट करता हूं आपके सामने। आपकी वादा आपने पूरा किया। उसके अलावा बिहार को देश के अंदर अव्वल नंबर राज्य बनाने के लिए आपकी संकल्पना को आपने पुनः दोहराया। आभार प्रकट करता हूं मैं देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार की महामहिम राज्यपाल माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी को। आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार की मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का। उन्होंने बिहार की अपेक्षा रखा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपना स्वीकृति दिया। प्रधानमंत्री जी ने कोई राजनीतिक भेदभाव ना रखते हुए राज्य और केंद्र मिलके जिस बिहार को ऊंचाई तक ले जाने के लिए संकल्पना दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं देश की रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं देश की संचार मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के ऊर्जा मंत्री मेरे बड़े भाई पीयूष गोयल जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं रामकृपाल यादव जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ की सांसद बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार विधानसभा के नेता श्री नंदकिशोर यादव जी को। मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री हम लोगों की नेता माननीय सुशील मोदी जी को। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जिनकी उपस्थिति के कारण भारत सरकार की। मैं आभार प्रकट करता हूं हम सभी के नेता माननीय रामविलास पासवान जी का। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेके भारत सरकार की हौसला बुलंद किया, बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने की हमारी संकल्पना में समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का इन नई शुरुआतों, सौगातों के लिए, बिहार के जीवन में खुशियों की नई बरसातों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पधारने के लिए, अपना आशीष देने के लिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं आज उनकी गरिमामय उपस्थिति से। यही उमंग और ऊर्जा का कारण है हम सबका। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया आप लोग सभी अपने स्थान पर ही रहें।